नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारी दुनिया चलती कैसे है? इसका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसका नाम है अर्थशास्त्र। जी हाँ, हमारी सुबह की चाय से लेकर रात में आसमान के सैटेलाइट तक हर चीज के पीछे यही काम कर रहा है। तो चलिए आज इसी शक्तिशाली आइडिया की पूरी कहानी को खंगालते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम अपनी अनगिनत ख्वाहिशों को लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ कैसे मैनेज करें? असल में अर्थशास्त्र की पूरी कहानी बस इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। हमारी चाहते तो आसमान छूती हैं, पर उन्हें पूरा करने के लिए जो जरूरी चीजें हैं, पैसा, समय, संसाधन, वो सब लिमिटेड हैं। बस इसी पजल को सुलझाने की जो कोशिश है ना, वही है अर्थशास्त्र। और मजे की बात पता है क्या है? इतना बड़ा और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, इसकी शुरुआत हुई थी एक बहुत ही छोटी सी जगह से, घर से। ये जो शब्द है ना इकोनॉमिक्स, ये आया है पुराने ग्रीक शब्द ओइकोनोमिया से, जिसका सीधा सा मतलब था घर का मैनेजमेंट। हाँ बिल्कुल, ये पूरा का पूरा विज्ञान बस इस एक सिंपल से आइडिया से शुरू हुआ कि एक परिवार अपने बजट और जरूरतों को कैसे संभालेगा। मतलब इसकी जड़ें समझना बहुत जरूरी है, तभी नींव मजबूत होगी। ठीक है, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए ये रहा हमारा रोड मैप। हम इसकी पुरानी जड़ों से शुरू करेंगे, फिर मिलेंगे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स से, उन बड़ी बहसों को देखेंगे जिन्होंने इसे शक्ल दी, इसकी दो मेन ब्रांचेस को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि आज ये कहाँ खड़ा है। तो चलिए कहानी के पहले अध्याय में चलते हैं। ये वो जमाना था जब इकोनॉमिक्स कोई किताबी थ्योरी नहीं थी, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी चलाने का एक प्रैक्टिकल टूल था। और ये कोई कल की बात नहीं है, हम हजारों साल पीछे जा रहे हैं। सोचिए 3500 बीसी में सुमेरियन लोग मिट्टी की टैबलेट्स पर फसलों का हिसाब रख रहे थे। ये दुनिया की पहली अकाउंटिंग थी। फिर लगभग 1750 बीसी में हम्मुराबी कोड ने बिजनेस के लिए नियम बनाए। उसके बाद 350 बीसी में ग्रीस में अरिस्टो जैसे फिलोसोफर्स ने प्रॉपर्टी और पैसे के मतलब पर डिबेट की। और तो और 14th सेंचुरी में इब्न खाल्दून ने डिवीजन ऑफ लेबर जैसी गहरी बातें कही, वो भी यूरोप में ये आइडिया पॉपुलर होने से सदियों पहले। तो मतलब साफ है, इकोनॉमिक्स किसी एक इंसान की खोज नहीं है, ये तो हजारों सालों में धीरे धीरे परत दर परत बना है। तो हजारों सालों तक ये सारे आइडियाज ये सब बिखरे हुए थे। फिर एक शख्स आया जिसने इन सभी धागों को उठाया और एक साथ बुनकर एक नया सब्जेक्ट ही बना दिया, और वो थे एडम स्मिथ। उनका ये एक कोट अपने आप में एक पूरी क्रांति है। इसका ये मतलब नहीं है कि लोग सेल्फिश होते हैं, नहीं, इसका मतलब ये है कि जब हर कोई अपने फायदे के लिए काम करता है तो अनजाने में ही पूरे समाज का भला हो जाता है। जैसे एक बेकर अच्छी रोटी क्यों बनाता है? ताकि वो पैसे कमा सके, लेकिन उसके ऐसा करने से क्या होता है? पूरे समाज को अच्छी रोटी मिल जाती है। सिंपल। 1776 में आई उनकी किताब द वेल्थ ऑफ नेशंस ने मॉडर्न कैपिटलिज्म की नींव रखी। स्मिथ ने इसमें 3 जबरदस्त आइडिया दिए जिन पर आज भी इकोनॉमिक्स की पढ़ाई टिकी हुई है। नंबर 1, द इनविजिबल हैंड, यानी वो अदृश्य हाथ जो लोगों के सेल्फ इंटरेस्ट को समाज की भलाई में बदल देता है। नंबर 2, डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब काम का बंटवारा, जिससे प्रोडक्शन रॉकेट की तरह बढ़ जाता है। और नंबर 3, फ्री मार्केट का कॉन्सेप्ट कि बाजार को अपना काम खुद करने दो, सरकार को ज्यादा दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था कि स्मिथ की इन बातों को सबने आंखें बंद करके मान लिया, बल्कि यहीं से शुरू हुई इतिहास की कुछ सबसे बड़ी और तीखी बहसें। तो देखिए, एक तरफ थे एडम स्मिथ जो काफी ऑप्टिमिस्टिक थे कि भाई इनविजिबल हैंड सब ठीक कर देगा, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग इससे सहमत नहीं थे। जैसे थॉमस मेल्थस ने चेतावनी दी कि आबादी इतनी तेजी से बढ़ जाएगी कि खाना ही कम पड़ जाएगा। और फिर आए कार्ल मार्क्स, उन्होंने तो सीधे सीधे कहा कि ये कैपिटलिज्म का सिस्टम ही गड़बड़ है, इसमें मालिक और मजदूर के बीच का जो संघर्ष है वो इसे एक दिन ले डूबेगा। तो ये जो दो अलग अलग सोच है ना, इनके बीच की खींचतान आज भी इकोनॉमिक्स में चलती है। अब इन्हीं बहसों और बढ़ती कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से इकोनॉमिक्स का फील्ड धीरे धीरे 2 मेन ब्रांचेस में बट गया। आप कह सकते हैं कि ये दुनिया को देखने के 2 अलग अलग लेंस हैं। फिर आई 20वीं सदी और उसके साथ आई महामंदी, द ग्रेट डिप्रेशन। इसने स्मिथ के सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा वाले आइडिया पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। तब एंट्री होती है जॉन मेनार्ड कीन्स की। उन्होंने कहा है, नहीं, बाजार हमेशा खुद को ठीक नहीं कर सकते। बुरे वक्त में सरकारों को आगे आना होगा, पैसा खर्च करना होगा और इकोनॉमी को पटरी पर लाना होगा। और ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग आइडिया था। कीन्स के इन्हीं आइडियाज ने मैक्रो इकोनॉमिक्स को जन्म दिया
और यहीं से ये बंटवारा बिल्कुल साफ हो गया। तो समझें, माइक्रो इकोनॉमिक्स है जूम इन लेंस। ये देखता है कि एक इंसान, एक घर या एक कंपनी कैसे फैसले लेती है, किसी एक चीज का दाम कैसे तय होता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स है जूम आउट लेंस। ये पूरी इकोनॉमी को एक साथ देखता है। देश में बेरोजगारी, महंगाई, ग्रोथ, ये सब इसके सवाल हैं। और पूरी कहानी को समझने के लिए आपको ये दोनों ही लेंस चाहिए। और बस इसी के साथ हम आ पहुंचते हैं आज के दौर में, जहां इकोनॉमिक्स की कहानी नए सवालों और नए टूल्स के साथ लगातार इवॉल्व हो रही है। कीन्स के बाद भी बहस थमी नहीं। मिल्टन फ्रीडमैन आए, जिन्होंने मॉनेटरिज्म का आइडिया दिया। उनका कहना था कि सरकार का काम पैसा खर्च करना नहीं, बल्कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है। फिर एक और बहुत ही दिलचस्प मोड़ आया, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। इसने हमें बताया कि इंसान कोई रोबोट नहीं है, वो हमेशा लॉजिकल फैसले नहीं लेता। हमारे इमोशंस, हमारे बायसेस हमें अजीबोगरीब फाइनेंशियल फैसले लेने पर मजबूर करते हैं। और फिर अमर्त्य सेन जैसे विचारकों ने वेलफेयर इकोनॉमिक्स के जरिए नैतिकता यानी एथिक्स को वापस सेंटर में ला दिया। उन्होंने कहा कि किसी इकोनॉमी की सफलता सिर्फ जीडीपी के नंबरों में नहीं, बल्कि इस बात में है कि वहां के लोगों की जिंदगी कितनी बेहतर है। तो एक तरह से देखें तो इकोनॉमिक्स का पहिया घूमकर वहीं आ रहा है जहां से ये सब शुरू हुआ था। ये मुश्किल मैथ्स और मॉडल से आगे बढ़कर अब फिर से उस सबसे अनप्रेडिक्टेबल चीज को समझने की कोशिश कर रहा है जो पूरी इकोनॉमी को चलाती है, यानी हम इंसान और हमारा व्यवहार। अमर्त्य सेन की ये बात इस पूरे बदलाव को बहुत खूबसूरती से बताती है कि असली मकसद सिर्फ एक अमीर इकोनॉमी बनाना नहीं है, बल्कि इंसानों के लिए एक बेहतर जिंदगी बनाना है। और ये बात इकोनॉमिक्स को वापस उसकी फिलोसॉफिकल जड़ों से जोड़ देती है, जहां सवाल ये नहीं था कि कैसे ज्यादा पैसा बनाएं, बल्कि ये था कि एक अच्छा समाज और एक अच्छी इकोनॉमी आखिर होती क्या है। तो ये यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? एक घर के मैनेजमेंट से, और आज कहाँ पहुँच गई है? पूरे प्लैनेट के मैनेजमेंट की चुनौती तक। अब जब हम क्लाइमेट चेंज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे नए मोड़ों पर खड़े हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि इकोनॉमिक्स का अगला बड़ा सवाल क्या होगा? वो कौन सा सवाल होगा जिसका जवाब हमारी आने वाली दुनिया की शक्ल तय करेगा?